अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने के लिए क्या मेन एलिमेंट्स हमें नेसेसरी होते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया था कि दो मेन एलिमेंट्स हैं, एक वोकैबुलरी और दूसरे टेंसेस। ठीक है, तो वोकैबुलरी आप डिफरेंट कंटेंट रीड करके गेन कर सकते हैं और दूसरे एलिमेंट आ जाता है टेंसेस। ठीक है, तो बेसिकली टेंसेस भी लर्न करने के लिए आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का जो नॉलेज है वो होना नेसेसरी है। मतलब आपके पास अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए कि जब भी आप किसी उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो तो आपको उसका इंग्लिश मीनिंग आता हो। ठीक है, फिर ही आप मतलब ट्रांसलेट कर सकते हैं सेंटेंसेस को, और आप टेंसेस भी इसी तरह इजीली लर्न कर सकते हैं। तो आपको वोकैबुलरी का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं टेंसेस की तरफ। तो बेसिकली तीन टेंसेस हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो हम देख लेते हैं कि टेंसेस क्या होते हैं। तो टेंसेस किसी भी ज़माने या किसी भी टाइम को कहते हैं जो पास्ट में गुजर चुका हो, या प्रेजेंट में चल रहा हो, या फ्यूचर में आना हो। ठीक है, अगर किसी टेंस में बात हो रही है, मतलब पास्ट की कोई बात हो रही है, तो हम कहेंगे ये पास्ट टेंस है। अगर प्रेजेंट की कोई सिचुएशन चल रही है तो हम कहेंगे ये प्रेजेंट टेंस है। अगर फ्यूचर की कोई बात की जा रही है तो हम कहेंगे ये फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो बेसिकली तीन टेंसेस हैं, लेकिन आगे एक एक टेंस को फर्दर कैटेगराइज किया गया है। तो हम देख लेते हैं कि एक एक टेंस को फर्दर कैटेगराइजेशन कैसे की गई है। तो हर एक टेंस के आगे फर्दर फोर मेन एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट सिंपल, मतलब इंडेफिनेट। आगे सेकंड नंबर पे है कंटिन्यूस, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हर एक टेंस के आगे ये फर्दर फोर मेन एस्पेक्ट्स हैं। तो अगर हम इनको कंक्लूड करें या कलेक्टिवली देखें तो फोर और फोर मतलब ये 12 टेंसेस बन रहे हैं। तो अगर कलेक्टिवली देखें तो ये 12 टेंसेस बनते हैं, और बेसिकली तीन टेंसेस ही हैं, और हर एक टेंस के आगे फोर मेन एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, तो हर एक टेंस की अपनी सिग्निफिकेंस है और अपना यूज़ है, जो कि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं थ्रू देयर वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स। तो किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए या इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो मेन चीज़ है वो होती है उसकी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो हर एक टेंस की अपनी वर्ब है और अपना ही हेल्पिंग वर्ब है, जो कि एक टेंस को दूसरे टेंस से डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं कि टेंसेस मतलब टोटली हैं कितने और कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट इंडेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फिर आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो आगे हम वीडियोस में एक एक टेंस को वन बाय वन फर्दर मतलब एक्सप्लेन करेंगे। तो लेकिन फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमें इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि जब भी किसी उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो किस मेथड के अकॉर्डिंग करते हैं, उसका मतलब क्या क्राइटेरिया होता है, किस मेथड के थ्रू करते हैं, या ऐसे ही रैंडम। आप ये स्टूडेंट्स ज़्यादा यही मिस्टेक्स करते हैं कि उन्हें आइडिया नहीं होता कि कोई भी उर्दू का सेंटेंस है उसको जब ट्रांसलेट इंग्लिश में करना है तो किस मेथड के थ्रू करना है, या हमने किस चीज़ को पहले ट्रांसलेट करना है, किस चीज़ को बाद में ट्रांसलेट करना है। फिर वो यहाँ मिस्टेक्स कर जाते हैं और उनके सेंटेंस मतलब थोड़े ऑकवर्ड बन जाते हैं। तो आपको मतलब प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि किसी भी उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए क्या क्राइटेरिया हमें यूज़ करना चाहिए। तो ट्रेडिशनल सेंटेंस स्ट्रक्चर ये एक प्रॉपर मेथड है जिसके थ्रू आप किसी भी उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। अब ट्रेडिशनल सेंटेंस स्ट्रक्चर मेथड है क्या, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें है एस प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट। मीन एस मीन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी हम सेंटेंस को जो उर्दू में राइट किया हुआ है उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो हमने इस मेथड के थ्रू करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रांसलेट करेंगे सब्जेक्ट को, फिर करेंगे वर्ब को, फिर करेंगे ऑब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट क्या होता है, जो बंदा काम कर रहा होता है उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, और जो काम किया जा रहा होता है कोई भी एक्शन उसे वर्ब कहते हैं, और जिस पे काम किया जा रहा हो, ठीक है, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम एक एग्जांपल से इसे क्लियर कर लेते हैं। तो एग्जांपल नीचे दी हुई है, वो किताबें पढ़ता है। तो अब हम जब इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हमने यही ख्याल करना है, यही कंसीडर करना है इस सेंटेंस स्ट्रक्चर मेथड को। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो सब्जेक्ट इस मतलब सेंटेंस में क्या है, वो।
तो वो को हम ट्रांसलेट करेंगे तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे ही। उसके बाद हमने देखना है कि वर्ब किधर है, मतलब जो एक्शन किया जा रहा है वो किधर है। तो वर्ब मतलब पढ़ना, तो वो किताबें पढ़ रहा है, तो पढ़ना एक एक्शन है, मतलब वर्ब है जो काम किया जा रहा है। तो मतलब सेकंड नंबर पे हम वर्ब को ट्रांसलेट करेंगे, तो वर्ब आ गया रीड्स। थर्ड नंबर पे आ जाता है ऑब्जेक्ट, मतलब जिस पे काम किया जा रहा है। तो वो बंदा क्या चीज़ रीड कर रहा है, किताबें, तो किताबें इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हैं। तो लास्ट में हम ट्रांसलेट करेंगे बुक्स, मतलब किताबें, ठीक है। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, मतलब कंप्लीट सेंटेंस बन गया ही रीड्स बुक्स। तो ये एक प्रॉपर सेटअप है जो कि हर स्टूडेंट के नॉलेज में होना ज़रूरी है कि हमने किसी भी उर्दू सेंटेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हमने क्या उसकी सेटिंग रखनी है, क्या कैटेगराइज करना है और किस मतलब मेथड के थ्रू करना है। तो इस तरह कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आप प्रॉपर ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, फिर तो यही क्राइटेरिया यूज़ होगा। लेकिन सम टाइम किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी होता है, किसी में होता है किसी में नहीं होता। वो हम आगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे कि किस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है किस में नहीं है। तो अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो फिर वो कहाँ हम उसे प्लेस करेंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं कि जब किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, सब्जेक्ट के राइट आफ्टर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। मतलब फिर इस तरह हम मतलब प्लेस करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद वर्ब आ जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस पर्सपेक्टिव से भी हमने देख लिया कि अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो हम उसकी प्लेसमेंट किस तरह करेंगे, ठीक है। तो अब ये नहीं है कि आपको उर्दू का कोई सेंटेंस दिया जाए और आप उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन देखें और उसको रट्टा लगा लें। तो टेंसेस सीखने के लिए कभी भी आप रट्टे का प्रोसेस यूज़ नहीं कर सकते, ना उस तरह आपको कभी भी टेंसेस आएंगे। आप क्या करें, प्रॉपर सेटअप देखें, प्रॉपर रूल्स देखें कि किस तरह उर्दू सेंटेंस को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट करने की ट्राई करें। तो उसके लिए आपको किन चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये देखें कि जो उर्दू में सेंटेंस दिया हुआ है वो कौन सा टेंस है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये इंडिकेट करें, आपको इंडिकेशंस मिल जाएंगी, वो हम आगे बता भी दूंगा मैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये टेंस कौन सा है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको इंडिकेशन होना ज़रूरी है। आपको यही आइडिया ना हो कि ये टेंस जो मतलब सेंटेंस दिया हुआ है ये कौन से टेंस का है तो आप ट्रांसलेट किस तरह करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये इंडिकेट करें कि जो ये सेंटेंस दिया हुआ है उर्दू का ये है कौन से टेंस का। तो वो भी आपको आगे मैं वीडियोस में बता दूंगा कैसे आप इंडिकेट करेंगे। तो जब आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि ये फ़लाँ टेंस का सेंटेंस है तो फिर आप याद करें कि उस टेंस में फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है, तो फिर आप उसको सेंटेंस में अप्लाई कर दें, ठीक है। ना कि आप मतलब रट्टा लगाने की ट्राई करें, एक रैंडम सा मेथड यूज़ करके आप उसको इंग्लिश में लर्न करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो आगे फिर हम हर टेंस की सेपरेट फॉर्म ऑफ वर्ब देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कि हर टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है। तो इस तरह हमारे टेंसेस क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। तो जब आप टेंसेस लर्न कर लेते हैं तो ना सिर्फ ये नहीं कि आप उर्दू सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के एलिजिबल हो जाते हैं, उसका ये भी बेनिफिट होता है कि आप इंग्लिश सेंटेंसेस को उर्दू में भी ट्रांसलेट फिर करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब जो आपकी क्लासेस में ये इंटरमीडिएट में या 9th-10th में जो इंग्लिश ट्रांसलेशन दी जाती है जो शॉर्ट स्टोरीज़ की, तो आपको जब इंग्लिश ट्रांसलेशन उर्दू में करना चाहते हैं तो आपको ब्राइट का मतलब ब्राइट से कंसल्ट करना पड़ता है, ठीक है। आपको इंग्लिश इधर से रीड करके उधर से आपको मतलब उर्दू देखनी पड़ती है ब्राइट से, ठीक है। तो जब आपके टेंसेस की ग्रिप अच्छी हो जाती है तो आप जो इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं या पैराग्राफ होते हैं उनको उर्दू में भी खुद ब खुद आप ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो इसी वजह से होता है कि आपके पास टेंसेस का नॉलेज होता है। तो दूसरा इसका ये बेनिफिट हो जाता है कि आप सेंटेंसेस और पैराग्राफ खुद लिखने के काबिल हो जाते हैं। मतलब आपकी सेल्फ राइटिंग और सेल्फ क्रिएटिविटी इम्प्रूव हो जाती है। मतलब कैसे, आप कोई पैराग्राफ या कोई सेंटेंस है वो आप उसको रीड करते हैं, रीड करके 2 to 3 टाइम्स आप जस्ट रीडिंग करते हैं, रीड करके फिर आप उस सेंटेंस को या पैराग्राफ को अपनी सेल्फ राइटिंग में और अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके मतलब इजी वर्डिंग में कन्वर्ट करके आप मतलब लिख लेते हैं।
तो टेंसेस मतलब लर्न करने का ये भी बेनिफिट हो जाता है कि आप अपनी वर्डिंग में चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ना कि सेम टू सेम या वर्ड बाय वर्ड आप किसी भी चीज़ को लर्न करें, ये मतलब लाजमी नहीं है। आपको जब टेंसेस की ग्रिप अच्छी हो जाती है तो आप जस्ट पैराग्राफ या लंबे लंबे क्वेश्चन जो काफ़ी लेंथी होते हैं आप उनको सेम टू सेम लर्न नहीं कर सकते, ना आपको वो याद रहते हैं। तो उसका यही प्रॉपर मेथड होता है कि आप उनको 2 to 3 टाइम रीड करें और फिर अपनी आसान और इजी वर्डिंग में उसे पैराग्राफ में चेंज कर दें। तो ये बेनिफिट्स थे इंग्लिश मतलब टेंसेस सीखने के। तो इंशाल्लाह हम वन बाय वन आगे टेंसेस को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।